नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और देखना कंप्लीट। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी आप लोग कंप्लीट देखना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की आज हम बात करने वाले हैं। भाग 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51 आर्टिकल के बारे में हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देखना। भाग 1, भाग 2, भाग 3 उसके बारे में कंप्लीट हमने बात की है। तो आज हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, निदेशक तत्वों के बारे में। तो ध्यान से आप लोग समझना और क्या होते हैं, किस तरीके से क्या प्रावधान हैं, कहाँ से लिए गए हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है यहाँ, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय हैं या फिर नहीं हैं, क्या उनके बारे में संबंध है, सबको हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से बोर्ड पर आप लोग ध्यान देना। करते हैं अपनी टॉपिक की शुरुआत। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, और इसको बोलते हैं हम डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में बात की जाए तो इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, इसको हम बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब यहाँ से बात आती है सबसे अच्छा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल क्या पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये कंप्लीट लाइन ना बोल करके मैं डीपीएसपी का इस्तेमाल करूँगा। तो ध्यान से आप लोग उसका मतलब आप लोग समझना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये शब्द मैं डीपीएसपी बोलकर चलूँगा। डीपीएसपी की बात की जाए तो डीपीएसपी के बारे में क्या संबंध है। सबसे पहला जो आधार आता है यहाँ एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला, तो ये कॉन्सेप्ट लिया किस लिए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट किस लिए लिया है, इसका मतलब क्या है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अर्थ क्या है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात की जाए, इसके अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है, जब सबसे पहले राज्य का कॉन्सेप्ट था भारत के संबंध में, तो वहाँ राज्य पुलिस स्टेट के नाम से जाना जाता था। ध्यान से आप लोग इस बात को समझना। पुलिस स्टेट के नाम से जाना जाता था राज्य। और इसका अर्थ क्या होता था? पुलिस स्टेट का अर्थ होता था कि राज्य क्या करेगा? राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखेगा या कानूनों को लागू करेगा, लागू करवाएगा या करेगा, तथा लोगों की व्यवस्था को बनाए रखेगा। लोगों की व्यवस्था को बनाए रखेगा। यानी कहने का अर्थ यहाँ दो बातें आती हैं। एक तो है कानून को लागू करना, पहला उद्देश्य था राज्य का, और दूसरा है व्यवस्था को बनाए रखना। ये किसका कार्य था? ये राज्य का था, पुलिस स्टेट के नाम से। जब डीपीएसपी की संकल्पना की गई, जब परिकल्पना की गई डीपीएसपी की, तो वहाँ पर यहाँ क्या कॉन्सेप्ट आया या फिर इसके आधार पर राज्यों में क्या परिवर्तन आया? तो यहाँ परिवर्तन आया कि यहाँ पुलिस स्टेट के नाम से तो राज्य चलेगा ही चलेगा, यानी कानून को लागू करने का कार्य तो राज्य का होगा ही होगा, और व्यवस्था को बनाए रखने का भी कार्य क्या होगा? राज्य का ही होगा। साथ के साथ राज्य क्या और कार्य करेगा? तो राज्य लोगों के कल्याण की भी जिम्मेदारी उठाएगा। यानी जो राज्य में जिम्मेदारी उठाएगा, राज्य में रहने वाले जितने लोग हैं उनके कल्याण की भी बात कौन करेगा? राज्य करेगा। यानी कानून तो लागू करेगा ही करेगा, व्यवस्था को बनाए रखेगा,
पर उनके कल्याण के संबंध में भी क्या करेगा, नियम बनाएगा, कानून बनाएगा। ये जिसको हम बोलते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना यहाँ पर की गई, यानी जनता का, लोगों का क्या करेगा, राज्य कल्याण करेगा। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ क्या प्रावधान आया, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। ये प्रावधान कहाँ पर आया, किसके संबंध में कहा गया, ये राज्य के लिए किया गया। जब ये डीपीएसपी आए तो डीपीएसपी में प्रावधान, ये दो कॉन्सेप्ट तो थे ही, और उसके बाद और क्या जोड़ दिया गया, लोक कल्याणकारी शब्द भी यहाँ पर जोड़ दिया गया, यानी लोगों का कल्याण भी कौन करेगा, राज्य करेगा। यहाँ प्रावधान ये सामने आया। और उसके बाद हमारे यहाँ बात आती है कि ये प्रावधान, जब इसके अधिकारों की बात चल रही थी कि अधिकार किस रूप में होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं, अधिकार हमारे एक तो ये होते अधिकार ही हैं, एक तो अधिकार मौलिक अधिकार थे हमारे, मौलिक अधिकार जो हमने आर्टिकल नंबर 12 से 35 में पढ़ा। और दूसरे अधिकार की बात की जाए तो यहाँ डीपीएसपी थे। जो अधिकारों की मांग चल रही थी तो वहाँ पर मांग को मैंने बताया था आपको, तेज बहादुर सप्रू समिति बनी थी, उसमें मांग को दो रूपों में स्वीकार किया गया। एक तो स्वीकार की गई मौलिक अधिकारों के संबंध में और एक स्वीकार की गई डीपीएसपी के संबंध में। यदि मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों का आधार ये बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को कैसे जीने का अधिकार है, क्या क्या अधिकार यहाँ मौलिक अधिकारों के द्वारा प्राप्त होंगे। यहाँ ये कॉन्सेप्ट सामने आया जिसके बारे में हमने कंप्लीट बात की है, कैसे सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, कैसे हाई कोर्ट रक्षा करेगा, सबके बारे में हमने बात यहाँ पर की है। अब यहाँ थोड़ी सी मौलिक अधिकारों के संबंध में एक तुलना के तौर पर बात की जाए तो मौलिक अधिकार का जब हनन होता है या उनको समाप्त किया जाता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी हम जा सकते हैं। हाई कोर्ट भी यहाँ आर्टिकल 32 के अनुसार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल नंबर 226 के अनुसार कहाँ पर जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। यदि मौलिक अधिकारों में हनन होता है तो हम कहाँ पर जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायालय हम जा सकते हैं। जबकि हम यहाँ बात करें डीपीएसपी के संबंध में तो डीपीएसपी के संबंध में क्या प्रावधान सामने आया या देखने के लिए मिला, तो यहाँ डीपीएसपी के संबंध में ये उद्देश्य सिर्फ राज्य के पास ही रखा गया कि राज्य ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। इन्हें किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ मौलिक अधिकारों में हनन होता है तो आप लोग न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। परंतु जब डीपीएसपी के संबंध में बात की जाए, उन्हें लागू करने के संबंध में, तो ये केवल और केवल अधिकार राज्य को प्राप्त होता है उनको लागू करने के लिए, यह बाध्य नहीं है। जबकि मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या होता है, बाध्य होता है राज्य या फिर सरकार। और यहाँ बात करें हम डीपीएसपी के संबंध में तो इनके हनन होने पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता। यानी जब डीपीएसपी के संबंध में बात की जाती है तो वहाँ उसके लिए हम कहाँ नहीं जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आया कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रवर्तनीय माना जाए तो ओनली मौलिक अधिकार हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जा सकता है, सिक्योर किया जा सकता है। जबकि डीपीएसपी की बात की जाए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात की जाए, तो ये अधिकार केवल और केवल राज्य को ही प्राप्त था। वहाँ पर किसी न्यायालय में हम इनकी मांग के लिए सीधे किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये प्रवर्तनीय तौर पर होते हैं जो मौलिक अधिकार हैं, और जबकि डीपीएसपी की बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, अप्रवर्तनीय। अभी हम आर्टिकल नंबर जब
37 पढ़ेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे कि राज्य जब विधि बनाएगा तो यहाँ पर इस परिकल्पना को सामने रखेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। अब जब हम आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ आपको देखने के लिए मिलेगा कि नीति निर्देशक तत्व हैं क्या। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 38 की, तो सीधे ही तौर पर प्रस्तावना में भी ये बात की गई है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ पर आर्टिकल नंबर 38 में भी प्रावधान किया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संबंध में। तो यानी राज्य का भी कर्तव्य ये माना है और वहाँ प्रस्तावना में भी ये कहा गया है। तो कहने का अर्थ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आगे आने वाले जो क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं उनके पथ प्रदर्शक के रूप में होते हैं, जो हमारे संविधान निर्माता ने इनका प्रावधान किया था डीपीएसपी का। तो आगे जितने भी नियम या कानून बनाए जाएंगे तो वहाँ उनको ध्यान में रखकर, यानी डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही क्या किए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे। तो ये परिकल्पना आपको आर्टिकल 36, 37, 38 में आपको धीरे धीरे देखने के लिए मिलेगी। हम आर्टिकल में उसकी बात करते हैं क्या क्या हमारे प्रावधान किए गए हैं। तो आप लोग इसको सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि राज्य सबसे पहले पॉलिसी स्टेट के रूप में था, इसको कानून लागू करने का और लोगों की में व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार था। और बाद में ये कॉन्सेप्ट जब हमारा संविधान लागू हुआ तो वहाँ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना यहाँ देखने के लिए मिली। और लोक कल्याणकारी का मतलब है इनके विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, जो राज्य की जनता है, राज्य के जो लोग हैं। आर्टिकल में हम पढ़ेंगे क्या क्या उनके लिए लोक कल्याण से संबंधित प्रावधान हैं। और उसके बाद हम बात करें जो ये अधिकारों की बात की गई थी, कितने प्रकार से हमारे अधिकारों की मांग थी पहले। तो जो अधिकारों की मांग थी उसको दो आधारों में रखा गया, एक तो मौलिक अधिकारों में और दूसरे की हम बात करें तो डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनकी हम बात करें तो ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं और जबकि डीपीएसपी की बात करें तो ये अप्रवर्तनीय हैं, यानी इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिला। और बात हम करें यहाँ पर ये प्रावधान किसने दिया था कि प्रवर्तनीय रखा जाए या अप्रवर्तनीय रखा जाए, तो संविधान सभा के जो सलाहकार थे या संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि अधिकारों को दो रूप में रखा जाए। एक आधार है जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय हो और दूसरा आधार है जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय न हो, जो डीपीएसपी के रूप में देखने के लिए मिले। तो ये प्रावधान किसने दिया था कि प्रवर्तनीय हो और अप्रवर्तनीय हो, तो सर BN राव, सर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव नाम है इनका, संवैधानिक सलाहकार थे ये हमारे संविधान सभा के। तो ये थोड़ा सा आप लोग लिख लेना इसके साथ। अब हम बात करते हैं इनका प्रावधान लिया कहाँ से गया है, किस राज्य से इनको लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है और कौन से आर्टिकल इसमें हमें पढ़ने हैं, उनकी हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो और वीडियो पॉज कर लिया करो आप लोग, और उसके बाद स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हैं। अच्छे से आप लोग समझना इसको। यहाँ अब हम बात करते हैं इनका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, यानी किस संविधान से इनको लिया गया है। यदि हम बात करें डीपीएसपी की, डीपीएसपी इनका प्रावधान यहाँ दो नाम आप लोगों को एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे, होता एक ही है वो। यहाँ कहाँ से लिया गया है इनका प्रावधान, आयरलैंड या आयरिश संविधान से। ये भी दोनों शब्द आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आयरिश संविधान से लिया गया है, यानी
आयरलैंड भी आपको एग्जाम में मिलेगा या फिर आयरिश संविधान भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब उसका आयरलैंड ही है। कहाँ से प्रावधान इनका लिया गया है? आयरलैंड से इनको लिया गया है। अब हम बात यहाँ पर करें कौन से आर्टिकल तक हमें इसमें पढ़ना है, तो आर्टिकल नंबर 36 से 51, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक हमें पढ़ना है। एग्ज़ाम में ये सवाल बनता है, बहुत अच्छा सवाल है कि इनका प्रावधान कहाँ से किया गया है, तो आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों की परिकल्पना किस संविधान से या किस देश के संविधान से ली गई है। जब मैंने आपको संविधान के स्रोत लिखवाए थे वहाँ भी आपको ये बात लिखवाई है, और ये साथ के साथ जो भी कॉन्सेप्ट सामने आता रहेगा उसको मैं वापस से रिवाइज आपके लिए करता रहूँगा। तो ध्यान से आप लोग समझते हुए इसको चलना। अब हम बात करते हैं, यदि बात यहाँ पर की जाए तो आयरलैंड में कहाँ पर दिए गए हैं, तो आर्टिकल नंबर 45 में वहाँ प्रावधान इनके लिए किया गया है। जो आयरिश संविधान है या आयरलैंड का जो संविधान है वहाँ पर आर्टिकल 45 में। एग्ज़ाम में ये पूछेगा नहीं, ओनली यही पूछ लेगा कहाँ से लिए गए हैं, तो आसानी से आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं आयरलैंड से। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 36, आर्टिकल नंबर 37, आर्टिकल नंबर 38 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। अच्छे से और ध्यान से आप लोग समझना इनको। अब हम बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल नंबर 36 या 36 में क्या प्रावधान दिया गया है उसकी हम बात यहाँ करते हैं। आर्टिकल नंबर 36 में प्रावधान किया गया है वही जो आर्टिकल नंबर 12 में प्रावधान किया गया है। जब आप लोग आर्टिकल 12 पढ़ोगे तो आर्टिकल नंबर 12 में प्रावधान दिया गया है राज्य की परिभाषा के संबंध में। राज्य की परिभाषा क्या होगी? सेम परिभाषा जो आर्टिकल नंबर 12 में है, सेम परिभाषा आर्टिकल 36 यानी 36 में इसको बताया गया है। यहाँ पर प्रावधान क्या है? जो परिभाषा या इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, परिभाषा दी गई है, और परिभाषा कौन सी दी गई है? जो परिभाषा आर्टिकल 12 में लिखित है, आर्टिकल 12 में लिखित है, वही परिभाषा राज्य की होगी। अब ये आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है, जिसने पिछला वीडियो देखा है तो उसको तो ये पता रहेगा कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी क्या गई है। वहाँ पर मैंने आपको अलग अलग कई स्टैंडर्ड में राज्य की परिभाषा को समझाया है पूरा बढ़िया तरीके से। ओनली आर्टिकल 12 ही एक कंप्लीट वीडियो में मैंने आपको समझाया है। मौलिक अधिकारों का इतिहास जब आप लोग देखोगे तो वहाँ राज्य की परिभाषा को भी मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया है, तो उसको आप लोग जाकर वहाँ देखो, तब आपको पता लगेगा कि राज्य कहते किसको हैं। तो यहाँ प्रावधान सेम मिलता है कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में जो दी गई है वही राज्य की परिभाषा होगी। सेम आर्टिकल नंबर 36 में प्रावधान उसके लिए किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 37 में क्या प्रावधान है। तो आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 37 में क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर 37 या 37 की हम बात करें तो 37 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। बहुत बढ़िया से अच्छे से आप लोग अब ध्यान से समझते हुए इनको चलना। यहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि राज्य जब विधि बनाएगा तो इनको ध्यान से आप लोग समझना। जब राज्य किसी भी विषय पर विधि बनाएगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही क्या बनाएगा? विधि बनाएगा। यानी जब हम बात करते हैं किसके संबंध में कि मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स परिवर्तनीय हैं या प्रवर्तनीय हैं न्यायालय के द्वारा, प्रवर्तनीय हैं।
और जबकि डीपीएसपी की हम बात करें तो डीपीएसपी क्या है, अप्रवर्तनीय है, यानी इनको न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, न्यायालय इनके लिए नहीं जाया जा सकता। जब राज्य विधि बनाएगा तो ये ध्यान में रखेगा कि यहाँ पर डीपीएसपी का क्या ना हो, हनन ना हो। ध्यान से आप लोग समझना, इसमें राज्य विधि बनाते समय डीपीएसपी के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखकर, इसमें राज्य विधि बनाते समय डीपीएसपी के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा। अभी हम बात करेंगे कौन से सिद्धांत हैं वो। अभी आर्टिकल 38 से ही शुरू हो जाएंगे, जैसे सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय की परिकल्पना जो प्रस्तावना में भी की गई है, और वहाँ पर राज्य का ये कर्तव्य होगा कि सामाजिक आधार पर समानता प्राप्त हो, आर्थिक आधार पर समानता प्राप्त हो, राजनीतिक आधार पर सभी को क्या मिले, समानता मिले, न्याय मिले। तो वहाँ प्रावधान ये देखने के लिए मिलेगा आपको अब आर्टिकल 38 से। तो यहाँ मिलता है कि राज्य विधि बनाते समय डीपीएसपी के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखकर क्या करेगा, विधि बनाएगा। और यह जो डीपीएसपी हैं या डीपीएसपी अप्रवर्तनीय होते हुए भी विधि में मूल प्रावधान रखते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि डीपीएसपी प्रवर्तनीय है या फिर अप्रवर्तनीय है, तो वहाँ आपका आंसर होगा अप्रवर्तनीय है। और विधि बनाते समय राज्य इनको ध्यान में रखेगा, और कौन कौन सी बातें हैं उनकी हम बात अब करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 38 से। तो ध्यान से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 38 की। आर्टिकल नंबर 38 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और इसको आप लोग शेयर कर दिया करो, इतना बढ़िया सिस्टमेटिक वे से कंटेंट आपको मिलेगा नहीं, नॉर्मल तरीके से आप लोग देखोगे तो मिल तो जाएगा, आप ढूंढोगे, बाकी इस तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट हाथ से लिखना है, बाकी उसके बाद समझाना है, तो मिलेगा ही नहीं नॉर्मल आपको। तो आप लोग इसको क्या कर दिया करो, बीच में आप लोग शेयर नहीं करोगे, लास्ट में आपको लगता है कि मैंने सही और अच्छा पढ़ाने की आपको कोशिश की है, तो वहाँ आप लोग लास्ट में इसको शेयर कर दिया करो। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 38 या 38 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अच्छे से और ध्यान से आप लोग वहाँ समझना। आर्टिकल नंबर 38 में क्या प्रावधान किया गया है। तो यहाँ दो प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं। एक तो बाद में भी जोड़ा गया था प्रावधान, और दूसरा प्रावधान बाद में कौन सा जोड़ा गया है उसकी हम बात करते हैं, यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पर पहले हम पहले प्रावधान की बात करते हैं, यहाँ क्या किया गया है। वही सामाजिक आर्थिक राजनीतिक
सामाजिक कोमा आर्थिक कोमा राजनीतिक न्याय से राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो सके। जब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की परिकल्पना की गई है, तो वहाँ ये 3 प्रकार के न्याय आपको देखने के लिए मिलते हैं। और कौन से न्याय हैं? यही सामाजिक न्याय है, एक सामाजिक न्याय है, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो ध्यान से आप लोग इसको समझना, ये कितने प्रकार के न्याय की परिकल्पना वहाँ पर की गई है? 3 प्रकार के न्याय की परिकल्पना की गई है। सेम न्याय की परिकल्पना यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो सके, ये राज्य प्रयास करेगा। जो अभी मैंने आपको आर्टिकल 37 में बताया था कि विधि बनाते समय राज्य क्या रखेगा, इनको ध्यान में रखेगा। तो ध्यान से आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। इसमें और प्रावधान जोड़े गए। आय से संबंधित, प्रतिष्ठा से संबंधित जो असमानताएं हैं या अवसर की जो असमानताएं हैं, उनको क्या करना, उनमें समानताएं लाना, ये प्रावधान यहाँ आर्टिकल 38 का सेकंड में जोड़ा गया। और वहाँ पर प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। इसको बात करते हैं उसकी जो बाद में जोड़ा गया, तो कौन सा प्रावधान है? ध्यान से इसको भी आप लोग समझना। आय कोमा प्रतिष्ठा, आय कोमा प्रतिष्ठा कोमा सुविधाओं तथा अवसर की असमानताओं को समाप्त करना। आर्टिकल नंबर 16 भी जब आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ भी प्रावधान किया गया है, अवसर की समानता वहाँ मिलनी चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ देखने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलता है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा विधि बनाते समय। और इसको बाद में जोड़ा गया था। और कब इसको जोड़ा गया, ध्यान से आप लोग समझ लेंगे इसको। इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जोड़ा गया। यहाँ प्रावधान इसको देखने के लिए मिलते हैं। तो अच्छे से आप लोग इसको समझ गए होंगे। ये हमारे प्रावधान आर्टिकल 38 में देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 39 में आता है, तो वहाँ अलग अलग प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं। जैसे समान कार्य के लिए या फिर प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए आजीविका के लिए साधन उपलब्ध कराने का प्रावधान कौन करेगा? राज्य करेगा। जो भौतिक संसाधन हैं सभी को उनका उपयोग करने के लिए प्रावधान राज्य करेगा। सभी जितने संसाधन हैं उनका विकेंद्रीकरण कौन करेगा? राज्य करेगा। यानी एक जो धनी व्यक्ति है उसके हाथ में ही क्या ना हो, सारा का सारा प्रावधान ना हो, उनका विकेंद्रीकरण करने का प्रावधान कौन करेगा? राज्य करेगा। ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 39 में देखने के लिए मिलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन कौन देगा? राज्य देगा। ये प्रावधान यहाँ मिलेगा। महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, एक समान कार्य के लिए समान वेतन ही उपलब्ध कराएगा। ये आर्टिकल नंबर 39 में प्रावधान किया गया है। जो बच्चे हैं, बालकों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सुकुमार अवस्था का देखभाल या ध्यान कौन रखेगा? राज्य रखेगा, ताकि उनको ऐसे कार्यों में ना जाना पड़े जिससे उनकी
क्या हो, जो आय उनकी उम्र होती है उससे अलग अधिक कठिन कार्य करते हों तो वहाँ पर उनसे क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान कौन करेगा, राज्य करेगा। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। हालांकि शोषण के विरुद्ध अधिकार में मौलिक अधिकारों में देखने के लिए भी मिलता है, पर आर्टिकल नंबर 39 में देखने के लिए ये भी प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ प्रावधान किया गया था जो बाद में 39 में जोड़ा गया प्रावधान है, 39(1) नंबर में वहाँ प्रावधान जोड़ा गया है कि जो गरीब होते हैं उनके लिए न्याय की व्यवस्था कराना फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उनको न्याय में मिलना चाहिए, समान न्याय की परिकल्पना प्रदान कराना, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको किसका शिकार ना होना पड़े। एक फ्री ऑफ कॉस्ट कहने का मतलब कानूनी सहायता या न्याय उपलब्ध कराना, वकील उपलब्ध कराना, जो गरीब होते हैं सरकारी वकील उपलब्ध कराना उनके लिए। तो ये राज्य का कॉन्सेप्ट है, ऐसा राज्य करेगा। ये सारे के सारे प्रावधान आर्टिकल नंबर 39 में किए गए हैं। तो आप लोग ध्यान से इनको हम करेंगे, नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 40 में मिलता है प्रावधान। 40 में क्या है, जो ग्राम पंचायतों का संगठन है, ग्राम पंचायतों का गठन है, उसका प्रावधान देखने के लिए मिलता है। फिर 41 की हम बात करेंगे, वहाँ जो पेंशन से संबंधित प्रावधान है, बेरोजगारी बुढ़ापे के संबंध में, सबकी हम कंप्लीट बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग इसको देखना कंप्लीट। यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप लोग इसको शेयर करना सभी के साथ, और उसके बाद कमेंट आप लोग लिखना, और लाइक तो आपको करना ही है वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऐसा इतना बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा नहीं नॉर्मल तौर पर आप लोग देखोगे तो आप लोग इसको शेयर कर दिया करो, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।